नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं मेरा खास कार्यक्रम नजर और नजरिया। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। तो राहुल गांधी ने आज देश की सियासत में भूचाल ला दिया है। जी हां, सत्यपाल मलिक के साथ जो उनका इंटरेक्शन है, जो उनका इंटरव्यू है, जो आप उनके यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं, वहां जिस तरह की बातें की गई हैं, जो सवाल राहुल गांधी ने पूछे हैं और जो जवाब सत्यपाल मलिक ने दिए हैं, उससे भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें अब और बढ़ने वाली हैं। आपको पता ही है कि जब जब सत्यपाल मलिक स्क्रीन पर आते हैं, जब जब वो इंटरव्यू देते हैं, तब तब आपको पता है कि वो किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की पोल खोलकर रख देते हैं, या मैं दूसरे अल्फाज में कहूं तो एक तरह से बखिया उधेड़ देते हैं। लेकिन ये पहली बार है जब एक राजनेता के साथ, वो भी देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी के साथ, जब उन्होंने इंटरेक्शन किया, जिसको आज उनके यूट्यूब चैनल पर दिखाया गया, उसमें तमाम तरह की बातें की गई हैं। उसमें पुलवामा की बात की गई है, उसमें कश्मीर, जम्मू कश्मीर की बात की गई है, देश के मीडिया की बात की गई है, किसानों की बात की गई है, उसमें अडानी की बात की गई है, उसमें जातिगत जनगणना की बात की गई है, उसमें ईडी, आईटी, सीबीआई का किस तरह से दुरुपयोग हो रहा है, इलेक्शन कमीशन का किस तरह से दुरुपयोग हो रहा है, इन तमाम चीजों पर वो बड़े सवाल पूछे गए हैं और उनका बिल्कुल साफगोई से, बेबाकी से सत्यपाल मलिक ने जवाब दिया है और उसमें राहुल गांधी ने भी अपनी प्रतिक्रियाओं को रखा है। जाहिर सी बात है, ये तमाम बातें जो की गई हैं, वो सवाल हैं जो दरअसल मीडिया को पूछने चाहिए, सरकार से पूछने चाहिए, लेकिन मीडिया तो अपना काम कर नहीं रहा है। और ये बात भी राहुल गांधी और सत्यपाल मलिक ने अपने इस इंटरव्यू में की है कि किस तरह से मीडिया लगातार उन मुद्दों को दरकिनार कर रहा है जो जनता के सरोकार से जुड़े हुए हैं। बात यह भी की गई है कि कैसे जब भी कोई बड़ा मसला आता है तो किस तरह से डिस्ट्रैक्शन के लिए नरेंद्र मोदी की सरकार और मीडिया जो है वो नए नए शगुफे लेकर आता है और उन चीजों पर बात नहीं होती है जो देश के लिए बेहद अहम है। उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि राजस्थान के झुंझुनू में आज प्रियंका गांधी वहां पर मौजूद थी। कई अहम ऐलान वहां पर किए गए हैं। वहां पर भी रैली से प्रियंका गांधी ने अडानी से लेकर प्रधानमंत्री से लेकर तमाम चीजों पर उन्होंने वहां से प्रहार किया है और कड़े सवाल पूछे हैं। तो आज प्रियंका गांधी और राहुल गांधी दोनों ने मिलकर भारतीय जनता पार्टी के लिए मुसीबतें खड़ी कर दी हैं। वो सवाल पूछे हैं जिससे बीजेपी जो है दरअसल एक तरह से बौखला गई है। मैं आपको सुनवाती हूँ। सबसे पहले राहुल गांधी ने सत्यपाल मलिक से क्या पूछा है और क्या उन्होंने जवाब दिया है पुलवामा को लेकर, वो पहले आप सुनिए। इन्होंने कराया, बट पुलवामा में इन्होंने उसको इग्नोर किया और पॉलिटिकल इस्तेमाल किया अपने लिए, क्योंकि उसमें इनकी स्पीचेस हैं जिसमें एक कहता है कि जब वोट देने जाओ तो पुलवामा की शहादत को याद रखना। जैसे ही मैंने पुलवामा के बारे में सुना, मुझे पता लगा कि हमारे जो शहीद हैं एयरपोर्ट आ रहे हैं जी, तो मैं सीधा एयरपोर्ट गया। हमारी सिक्योरिटी वालों ने मुझे कहा कि नहीं 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 आप मत जाइए, मगर मैंने कहा मैं जा रहा हूं, तो मैं एयरपोर्ट में चला गया और एयरपोर्ट में उस टाइम मुझे कमरे में बंद कर दिया और मुझे कहा कि देखिए आप कमरे से नहीं निकल सकते। मैंने कहा मतलब? तो उधर वो सब शहीद आए थे, वहां पे आर्मी के लोग थे, प्रधानमंत्री आ रहे थे और मुझे मतलब लिटरली चाबी से बंद किया कि आप बाहर नहीं जा सकते। मैंने सिक्योरिटी वालों से बोला ये मतलब ऐसे कैसे कर सकते हैं, और फिर लड़के मैं वहां से निकला तो मुझे लग रहा था कि एक पूरा वहां पे शो सा क्रिएट हो रहा था। हाँ वो था ही, वो प्रधानमंत्री को श्रीनगर जाना चाहिए था, राजनाथ सिंह आए थे, मैं था, हम लोगों ने श्रद्धांजलि दी थी, प्रधानमंत्री को उसी दिन जाना चाहिए था। नहीं, मगर मुझे उसमें क्या शौक लगा कि ऐसे लग रहा था कि एक कोई बड़ा इवेंट सा हो रहा है ना इसके लिए, और वहां पे प्रधानमंत्री आए हैं और ये पूरा मतलब जैसे देश को दिखा रहे हैं कि भैया देखो, काफी डिस्टेस्टफुल सा था। जिस दिन ये हुआ तो ये नेशनल। तो आपने सुना अभी यहाँ पर सत्यपाल मलिक और राहुल गांधी को, दोनों को ही, इसे इंटरव्यू से ज्यादा इंटरैक्शन कहा जा सकता है क्योंकि दोनों अपनी अपनी बातों को रख रहे हैं। हालांकि सवाल इसमें राहुल गांधी पूछ रहे हैं किस तरह से पुलवामा का इस्तेमाल किया गया, शहीदों के नाम पर वोट बांटे गए 2019 में, ये किसी से छिपा नहीं है, और फिर 2019 में किस तरह की कामयाबी मिली भारतीय जनता पार्टी को, ये भी सबके सामने है। और यही नहीं रुके हैं राहुल गांधी,
और देश के तमाम मुद्दों पर बिल्कुल खुले तौर पर बात की गई है। और सत्यपाल मलिक जिस तरह से अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं, उसी बेबाकी से उन्होंने अपनी बातों को रखा है। सुनिए आगे और क्या कुछ कहा है सत्यपाल मलिक ने और क्या पूछा है राहुल गांधी ने। मांगे वो नहीं दिए, 4 महीने तक लटकाए रखे। तो मैंने इसको फोन किया, मैंने कहा हमारी गलती से हुआ है, अडानी तो आपने इसकी चिपका दिया, वो तो छूटेगा नहीं। गांव-गांव चला गया अडानी का, वो 20,000 का आपने उठाया था, 20,000 को इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएगा? मगर वो भी मीडिया ने कहीं नहीं उठाया। अडानी ने बड़े बड़े गोदाम बना लिए, फसलें एक दाम पे खरीद ली, अगले साल उनके दाम बढ़ जाएंगे, वो बेचेगा। मणिपुर के बारे में क्या राय आप? फेल्योर है सरकार की, चीफ मिनिस्टर जा नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकता, लेकिन उसको अभी तक हटा नहीं रहे हैं। जब भी हम किसी से बात करते हैं एकदम आक्रमण शुरू हो जाता है। फिर तो करते रहते हैं। तो अभी आपने यहाँ पर सुन लिया, एक तरह से जो पूरी वीडियो है उसको इस वीडियो ने समअप किया है कि अडानी से लेकर मणिपुर से लेकर किसानों का मुद्दा, पुलवामा, मीडिया, जातिगत जनगणना से लेकर हर मुद्दे पर यहाँ पर बात की गई है। और सरकार से सीधा सवाल ही नहीं किया गया, बल्कि पोल खोली गई है सरकार की कि क्या कुछ 9.5 साल में किया गया है। और जिस बयान का जिक्र यहाँ पर सत्यपाल मलिक कर रहे थे, जहां उन्होंने ये कहा है कि 2019 में पुलवामा के नाम पर और शहीदों के नाम पर वोट मांगा गया था, वो भी आप सुनिए जरा कि प्रधानमंत्री ने उस वक्त 2019 में किस तरह से वोट मांगे थे। मेरे फर्स्ट टाइम वोटर से कहना चाहता हूं कि आपका पहला वोट पुलवामा में जो वीर शहीद हुए, उन वीर शहीदों के नाम आपका वोट समर्पित हो सकता है क्या? पुलवामा में इन्होंने उसको इग्नोर किया और पॉलिटिकल इस्तेमाल किया अपने लिए, क्योंकि उसमें इनकी स्पीचेस हैं जिसमें कहता कि जब वोट देने जाओ तो पुलवामा की शहादत को याद रखना। जिस दिन ये हुआ तो ये नेशनल कॉर्बेट पार्क में शूटिंग करा रहा था अपनी, तो ये अवेलेबल मैंने 3-4 बार कोशिश की, मिला ही नहीं मुझको। 5 या 6 बजे इसका फोन आया, हाँ सतपाल भाई क्या हुआ? मैं कहा हमारे इतने लोग मर गए हैं और हमारी गलती से मरे। तो बोला नहीं चुप रहना, अभी कुछ नहीं बोलना इस पे। मैं कहा ठीक है, मैं समझा कुछ जांच वाँच कराएंगे, उस पर असर पड़ेगा। कुछ भी नहीं। तीसरे दिन इनका आ गया कि ये पुलवामा की शहादत को याद रखो और अब हम बालाकोट करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। और अभी तक उसमें कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं, करना भी नहीं है। तो यहाँ पर आपने सुना प्रधानमंत्री को भी और सुना आपने सत्यपाल मलिक को भी, पुलवामा को लेकर किस तरह से उसको राजनीति के लिए इस्तेमाल किया गया। यही बात लगातार सत्यपाल मलिक करते रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसी वजह से मेरे बार बार ट्रांसफर किए गए, अलग अलग जगह मुझे भेजा गया, सजा के तौर पर मणिपुर, मेघालय और मुझे गोवा भेजा गया। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी यहाँ पर कहा कि हो सकता है आगे आने वाले दिनों में कुछ और इस तरह की कार्रवाई मेरे ऊपर की जाए, लेकिन मैं इससे डरता नहीं हूं। राहुल गांधी ने भी कहा कि ईडी सीबीआई से मुझे भी एक तरह से इंटिमिडेट करने की कोशिश की गई, लेकिन वो भी नहीं डरे। इस पूरे इंटरव्यू का क्या मतलब निकाला जाए, इस इंटरव्यू को किस तरह से देखा जाए और भारतीय जनता पार्टी अब इसको लेकर क्या जवाब देगी, ये इंतजार करना होगा। लेकिन हमने देखा है जब जब सत्यपाल मलिक के इस तरह के इंटरव्यूज और भी जर्नलिस्ट ने किए हैं, हमारे चैनल पर भी ये इंटरव्यू सत्यपाल मलिक के चले हैं 1 नहीं 2 बार, तब भी हमने देखा है कि किस तरह से जब जब सत्यपाल मलिक न्यूज में होते हैं, कैसे कुछ और खबर सामने लाकर उस इंटरव्यू को ही पूरे तरीके से दबा दिया जाता है। और यही लगातार हर उस मुद्दे को लेकर किया जाता है जब जब सरकार मुश्किल में होती है और जब उसे जवाबदेह बनाया जाता है, तब तक वो इस तरह से नए नए शगुफे लाकर पूरे माहौल को, पूरे मुद्दे को एक तरह से भटका देती है। और ये आप लगातार देख भी रहे हैं और ये सवाल भी पूछा है राहुल गांधी ने और सत्यपाल मलिक ने इसको लेकर भी अपनी बात को रखा है। और भी बहुत सारी बातें हैं जो की गई हैं इस पूरे आधे घंटे से ज्यादा के इंटरव्यू में। मैं आपको पूरा इंटरव्यू नहीं दिखा सकती, लेकिन इसका एक और अंश है जिसको मैं बाद में आपको दिखाऊंगी और बताऊंगी क्या कुछ कहा गया है। आप मेरे साथ पूरे प्रोग्राम के दौरान जुड़े रहिए, क्योंकि इस पर बात करना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये वो मुद्दे हैं जो देश के सामने आने जरूरी हैं, ताकि लोगों की आंखें खुले और वो देखकर समझकर ही आगे वोट करें। हमारे साथ 2 खास मेहमान इस पर बात करने के लिए जुड़ गए। इनका तारुफ मैं आपसे कराना चाहूंगी। मेरे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट, सीनियर जर्नलिस्ट बिलाल सब्जवारी जी मेरे साथ जुड़ गए हैं और इसी के साथ सीनियर जर्नलिस्ट, पॉलिटिकल एनालिस्ट राकेश कपूर जी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत इस्तकबाल, स्वागत।
बिलाल जी, शुरुआत मैं आपसे करना चाहूंगी। ये जो पूरा इंटरव्यू है ये बेहद विस्फोटक है। इस इंटरव्यू में वो तमाम बातें पूछी गई हैं, कही गई हैं, जो भारतीय जनता पार्टी जिस पर जवाब देना ही नहीं चाहती, जिस पर बात करना नहीं चाहती, वो तमाम अनकंफर्टेबल बातें इस इंटरव्यू में की गई हैं। मीडिया से लेकर मणिपुर, जम्मू कश्मीर से लेकर पुलवामा, किसानों से लेकर जातिगत जनगणना, मीडिया का दुरुपयोग, सरकारी एजेंसीज का दुरुपयोग, सब पर बात की गई है। कैसे देख रहे हैं आप इसको और क्या लग रहा है आपको कि आगे आने वाले दिनों में क्या असर इसका हो सकता है? देखिए बुशरा साहिबा, इस इंटरेक्शन के माध्यम से जो बातें सामने निकल के आ रही हैं वो पिछले 9 साल से पब्लिक डोमेन में है और पॉलिटिकल मुद्दों के रूप में हम सब लोगों के सामने। इस इंटरव्यू का सबसे महत्वपूर्ण जो पड़ाव है, मैं ये मानता हूं कि इसने उन सभी मुद्दों को दोबारा प्रासंगिक कर दिया और ताजा कर दिया। साथ ही साथ राहुल गांधी की जो सीनियर लीडर्स के साथ इस तरह के इंटरेक्शंस होते हैं, उससे ये बात साबित होती है कि राहुल गांधी अपने से ज्यादा तजुर्बेकार और एक्सपीरियंस जो लोगों से बात करके देश की राजनीति में जो घट रहा है उसकी गहराई को जानना चाहते हैं और साथ ही साथ उनसे एक कैंडिड मूड में बात करके समझना चाहते हैं कि वास्तव में प्रॉब्लम क्या है, उसका हल कैसे निकाला जा सकता है। और ये सारी बातें वो एक देश हित में डेमोक्रेसी को बचाने के लिए कर रहे हैं। यहाँ ये समझने वाली बात जरूरी है कि राहुल गांधी ने जो इंटरेक्शन किया सतपाल मलिक से, उसमें ऐसी कोई बात छुपी नहीं है जो सतपाल मलिक ने पहले कभी ना छुपाई हो हमसे या राहुल गांधी ने ना बोली। तो इस इंटरेक्शन से सब चीजें ताजा हो जाती हैं। और ये जो टाइमिंग है ये इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण है कि 5 राज्यों के चुनाव चल रहे हैं और ये सब मुद्दे दोबारा प्रासंगिक जब होते हैं तो इसका एक मल्टीपल इफेक्ट होता है, या कहिए कि इसका एक गुणात्मक प्रभाव आता है समाज के अंदर। इसके अंदर जो सबसे ज्यादा चीज मैं ऑब्जर्व कर पा रहा हूं कि देखिए, पुलवामा वाला अपना इशू अपनी जगह है और किसानों के मुद्दे अपनी जगह हैं और देश की समस्याएं अपनी जगह हैं, लेकिन यहां में जो एक बेचैनी राहुल गांधी के अंदर मैंने महसूस किया इस इंटरेक्शन के माध्यम से, वो ये है कि राहुल गांधी ओबीसी का जो जातीय जनगणना का मुद्दा है उसको लेकर काफी बेचैन नजर आ रहे हैं और उस मुद्दे पर राहुल गांधी बार बार इस कोशिश में सतपाल मलिक से इंटरेक्शन कर रहे हैं कि मैं इस नैरेटिव को हिंदुस्तान के अंदर ओबीसी के जातीय जनगणना के मुद्दे को और ओबीसी के मुद्दों को जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स से जुड़े मुद्दों को, आदिवासियों से जुड़े मुद्दों को, जिनकी भागीदारी सत्ता में होनी चाहिए, समाज में होनी चाहिए, व्यवस्था में होनी चाहिए, उसको कैसे प्रासंगिक बना सकूं आने वाले समय में, ये बेचैनी मेरे उसके अंदर मुझे नजर आ रही है और जिसको मैंने बार बार महसूस किया। तो ये साबित करता है कि राहुल गांधी जिस माइंडसेट के साथ इंटरव्यू कर रहे हैं और सतपाल मलिक जिस इंटेंशन के साथ उनसे बात कर रहे हैं, वो ये बताता है कि राहुल गांधी की आगामी राजनीति का जो केंद्र बिंदु है वो उसका नैरेटिव ओबीसी मुद्दे हैं, ओबीसी जातीय जनगणना है, ताकि वो इस नैरेटिव को सेट करके भारतीय जनता पार्टी और खासतौर से मोदी सरकार को सत्ता से अपदस्थ करने में वो इसको एक सामाजिक सरोकार के रूप में या सामाजिक समानता के रूप में उठाना चाहते हैं। इसलिए वो इस मुद्दे पर बार बार सतपाल मलिक से बेचैनी के साथ सवाल कर रहे हैं कि मैं इसका क्या हल है और इसका क्या हम आगे सोल्यूशन कर सकते हैं। इसलिए वो मीडिया में उनकी भागीदारी की बात करते हैं, व्यवस्था में उनकी भागीदारी की बात करते हैं, राजनीति में उनकी भागीदारी की बात करते हैं। ये बता रहा है कि राहुल गांधी किस उनके अंदर जो एक जिज्ञासा है, उनके अंदर जो एक इंटेंसिटी है इस मुद्दे को लेकर, वो कितनी बेचैनी है उनके अंदर और वो इस मुद्दे को नैरेटिव के रूप में आगामी लोकसभा चुनाव में किस तरह से स्थापित करें, उसका एक रूपरेखा तैयार कर। बिल्कुल, और ये साफ तौर पर दिखता भी है। और राहुल गांधी सिर्फ अपने मन की बात नहीं करते हैं बल्कि हमेशा दूसरों के मन की बात सुनते हैं। अनलाइक आवर प्राइम मिनिस्टर जो सिर्फ अपने मन की बात करते हैं और सिर्फ सुनाते हैं और सुनाकर चले जाते हैं, सुनते कभी नहीं है। राहुल गांधी ने जब से भारत जोड़ो यात्रा शुरू की है तब से वो सिर्फ लोगों को सुन रहे हैं
उनके व्यथा को सुन रहे हैं, उनके बारे में बात कर रहे हैं, उनकी परेशानियों को, उनके दुख को, तकलीफ को उनसे बात करके समझ रहे हैं और ये भी समझ रहे हैं कि कैसे इसका समाधान निकाला जा सकता है। जब ये बातचीत हो रही थी और ये कहा जा रहा था कि राहुल गांधी ने पूछा बदलाव कैसे, क्या हो सकता है, तो ये सत्यपाल मलिक ने सीधे तौर पर कहा, सीजन नेता हैं, सबको पता है कितने एक्सपीरियंस्ड और कब से सियासत में हैं, तो उन्होंने कहा कि 6 महीने का और इंतजार करिए, ये आने वाले नहीं हैं। बार बार वो इस बात को कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में लौटने वाली नहीं है और लोगों में जमीनी तौर पर बहुत नाराजगी है, खासतौर पर जिस तरह से लोगों को ठगा और छला गया है और नफरत के नाम पर, मजहब के नाम पर लोगों को बांटा गया है। मैं इससे पहले राकेश कपूर जी आपके पास आऊं, मैं अभी फिलहाल अपने दर्शकों को एक और खबर देना चाहती हूँ। जब मैं प्रोग्राम की तैयारी करी थी उसी वक्त ये खबर आई, तो मैंने सोचा कि आपको जरूर बता दूं। बहुत सारे माता पिता स्टूडेंट्स हैं जो हमारे प्रोग्राम को देख रहे होंगे, तो मैं आपको बता दूं कि एनसीईआरटी की किताबों में अब इंडिया नाम की जगह भारत लिखा जाएगा। किताबों में जो आवश्यक परिवर्तनों को लेकर जो पैनल बना था, उसने ये प्रस्ताव जो दिया गया था, कुछ महीने पहले ही ये प्रस्ताव दिया गया था, आप समझ सकते हैं, कुछ महीने पहले, यानी कि जब इंडिया गठबंधन का नाम जब इंडिया रखा गया था, तभी उस वक्त ये प्रस्ताव दिया गया था और उसको मंजूरी दे दी गई है। और अब जो एनसीईआरटी की किताबें हैं उसमें इंडिया शब्द ही हटा दिया जाएगा और भारत शब्द लिखा जाएगा। इससे आप ये समझिए कि कितनी इनसिक्योर, कितनी बौखलाई हुई भारतीय जनता पार्टी है कि विपक्ष के कुछ दलों ने, 28 दलों ने मिलकर एक गठबंधन बनाया, उसका नाम इंडिया रखा, तो यहां किताबों में से ही इंडिया शब्द हटा दिया जाएगा, भारत रखा जाएगा। हालांकि हमारा संविधान कहता है इंडिया दैट इज भारत। राकेश कपूर जी, मैं लौट रही हूं राहुल गांधी के इस पूरे इंटरेक्शन और जो उन्होंने बात की है, आप इसको किस तरह से देखते हैं? आपने सुना होगा पूरा इंटरेक्शन, ये इंटरव्यू, जिसमें तमाम वो चीजें उन पर बात की गई है। दरअसल जो सवाल मीडिया को सरकार से पूछने चाहिए, वो तमाम सवाल यहाँ पर वो दोनों लोग आपस में बात करके एक तरह से जनता को एक बार फिर से अवगत करा रहे हैं। बुशरा जी, मैंने पूरा इंटरेक्शन देखा राहुल गांधी और सत्यपाल मलिक के बीच का। सत्यपाल मलिक, मुझे यहाँ पर जितनी उनसे अपेक्षा थी या जितनी उनसे दरकार थी कि वो खुलकर के बात करेंगे, वो कर नहीं पाए। बिलाल जी ने ये सही कहा कि राहुल गांधी जो मुख्य चिंता थी वो थी जो जाति जनगणना है उसके आधार पर निकले हुए निष्कर्षों को लेकर के। इस पर सत्यपाल मलिक कुछ ज्यादा बोल नहीं पाए, बल्कि उन्होंने, मेरी राय में, मैं सत्यपाल मलिक को जानता हूं अच्छी तरीके से। सत्यपाल मलिक जब मेरठ कॉलेज स्टूडेंट्स यूनियन के प्रेसिडेंट थे, तो मेरा फर्स्ट ईयर बीएससी में मैंने एडमिशन लिया था और वो मेरे भी प्रेसिडेंट थे स्टूडेंट्स यूनियन के, तो मैं उन्हें बड़े करीब से उस जमाने में उनकी राजनीति देखी है। वो समाजवादी उपजन सभा में होते थे, बड़े फायर ब्रांड लीडर समझे जाते थे स्टूडेंट्स के, और बस, लेकिन समाजवादी पार्टी के साथ उनके ताल्लुकात थे। तो वो, उसके बाद हम सत्यपाल मलिक के जो कैरियर है वो 73 में बीकेटी में आए। चौधरी साहब, चौधरी चरण सिंह की वो लोकदल बना, उसके बाद लोकदल में गए, तो वो राजनीति एक तरफ रही। और जब वो वाजपेयी जी के जमाने में बीजेपी में शामिल हुए तो वो राजनीति अलग है। तो वो बड़े बचकर के उन्होंने सवालों के जवाब दिए हैं। सवाल तो नहीं थे, वो एक डिस्कशन था आपस में दो नेताओं का। लेकिन राहुल गांधी जिस बेबाकी की अपेक्षा कर रहे थे, लोग अपेक्षा करते थे, वो नहीं मिली। बल्कि सत्यपाल मलिक ने चौधरी साहब की जो छवि है उस पर भी थोड़ा सा वार किया और ये कहा कि वो किसी भी हालत में प्रधानमंत्री बनना चाहते थे। जबकि जो राहुल गांधी जो राजनीति कर रहे हैं वो वही राजनीति है जो चौधरी साहब की राजनीति थी। ये वही राजनीति है, उससे अलग नहीं है।
चौधरी साहब ने जो राजनीति की वो बेशक जातिगत आधार पर नहीं थी, लेकिन वो राजनीति व्यवसायगत आधार पर थी। चौधरी साहब कहते थे कि जो ये समाज के दबे पिछले किसानी करने वाले और दस्तकार, कारीगर, छोटे दुकानदार, शिल्पकार, फेरी लगाने वाले, ये इस प्रकार के जो लोग हैं जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को चलाते हैं, और धर्म को और मजहब को एक तरफ रख करके उन्होंने पूरे ग्रामीण समाज को, माने देश के उस समय के 80% समाज को एक साथ जोड़ा था, लेकिन उसका आधार व्यवसायगत था। लेकिन इस देश में व्यवसाय के आधार पर जातियां बनती हैं। जातियों की पहचान व्यवसाय के आधार पर होती है, चाहे वो हिंदू समाज हो, चाहे वो मुस्लिम समाज हो। तो चौधरी साहब का ये एक बहुत बड़ा योगदान था भारत की राजनीति में, जो सत्यपाल मलिक जिसको बताने से कतरा गए, और उन्होंने चौधरी साहब की छवि को एक पदलोलित नेता के रूप में पेश किया। ये मैं मानता हूं, ये मेरा सोचना है, हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन जिस फायरमैन सत्यपाल मलिक को मैं जानता था, वो फायरमैन सत्यपाल मलिक अब नहीं है। जहां तक पुलवामा का सवाल है, पुलवामा के मामले में ये सत्यपाल मलिक से पूछा जा सकता है कि पुलवामा होने के बाद वो जम्मू कश्मीर के राज्यपाल रहे, उसके बाद बीजेपी ने उन्होंने पूरा कश्मीर जो योजना थी बीजेपी की उसको लागू किया। उनके जमाने में ही जम्मू कश्मीर जो है वो 2 केंद्र शासित राज्यों में बटा। उसके बाद ये कि उन्हें बहुत छोटे से राज्य गोवा में भेज दिया गया। जो व्यक्ति बिहार का राज्यपाल रहा हो, जम्मू कश्मीर का राज्यपाल रहा हो, उसे गोवा भेजा जाए, फिर मेघालय भेजा जाए, और उसके बाद उसकी छुट्टी कर दी जाए। तो मैं ये कह रहा हूं, मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि सत्यपाल मलिक एक प्रोटेक्टेड वातावरण में भी ये सवालों का जवाब उन्होंने देने की कोशिश की है। वो प्रोटेक्शन नहीं छोड़ना चाहते हैं, ये मेरा मानना है। वो लाख पुलवामा का सवाल उठा रहे हैं, लेकिन बतौर राज्यपाल, बतौर गवर्नर उन्होंने क्या काम किया, ये सवाल भी अपनी जगह मौजूद है। ये भी हमें देखना चाहिए। राहुल गांधी ने कुछ बेसिक सवाल खड़े किए, उनका जवाब सत्यपाल मलिक नहीं दे सके। उनका जितना बेबाकी से जवाब दिया जाना चाहिए था, वो सत्यपाल मलिक नहीं दे सके। और सत्यपाल मलिक लेकिन लेकिन पूरे इंटरव्यू को अगर हम ये देख रहे हैं, देखिए ये भी समझने वाली बात है राकेश कपूर जी कि आजकल जिस तरह का दौर है, अगर आप जबान से कुछ भी निकालिए, फौरन किस तरह से सीबी, ईडी, आईटी आपके घर पर, सीबीआई आपके घर पर भेज दी जाती है, किस तरह से हमने देखा है संजय सिंह से लेकर राहुल गांधी के साथ क्या किया गया, महुआ मोइत्रा के साथ क्या किया जा रहा है। तो इस पूरे माहौल में अगर इतने बड़े मसले पर, जहां सेना को लेकर या सेना के दुरुपयोग को लेकर या शहादत को लेकर जिस तरह के सवाल उठाने की कोई हिम्मत नहीं करता है, और सत्यपाल मलिक उन पहले लोगों में से है जिन्होंने इसको लेकर सवाल उठाया, और हो सकता है कि जिस तरह से वो इंटरैक्शन में भी फर्क करना चाह रहे हो कि एक नेता के साथ उनका एक डिस्कशन है, इससे पहले जब उन्होंने जर्नलिस्ट को इंटरव्यू दिए हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज में, इससे थोड़े से अग्रेसिव अंदाज में वो जरूर नजर आते हैं। और शायद यही वजह है कि उन्होंने ये सारे सवाल उठाए। जब वो जम्मू कश्मीर के गवर्नर थे तब भी शायद उन्होंने सवाल उठाए होंगे, तभी उनको ये सजा के तौर पर गोवा, मेघालय, यहाँ सब उनको भेजा गया। देखिए, राजनेता वो होता है, राजनीतिज्ञ उसे कहते हैं जो उसके बेसिक सिद्धांत होते हैं उन पर वो कभी भी समझौता नहीं करते। राहुल गांधी क्या समझौता करता है किसी बात पर? जो सवाल राहुल गांधी उठाते हैं उस पर तो वो समझौता नहीं करते। मैं सत्यपाल मलिक का सम्मान करता हूं, ऐसा नहीं है कि मैं ऐसा कह करके उनकी बात को हल्का कर रहा हूं। उन्होंने सवालात उठाए हैं पुलवामा के बारे में, वो सवाल पहले भी लोगों के जहन में थे, और जिस तरीके से पुलवामा के सवाल को 2019 के चुनाव में
राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बनाया गया और उस मुद्दे को सबसे आगे रखकर बीजेपी ने चुनाव लड़ा और उसके नतीजे हमने देखे। उसी को देख करके मैं ये बात कह रहा हूं कि सत्यपाल मलिक की भूमिका 2019 के बाद क्या होनी चाहिए थी, ये भी उन्हें सोचना चाहिए। लेकिन राहुल गांधी जो भी सवाल अपने या जो भी जिज्ञासाएं उनकी थी, उनको वो उनका जवाब वो उन्हें पूरा मिला, इसमें मुझे आशंका है। इसमें मुझे थोड़ा सा इसमें मुझे आशंका लगती है कि सत्यपाल मलिक जहां तक जो राहुल गांधी का जो मुख्य मुद्दा था, उन्होंने पूछा चरण सिंह कैसे आदमी, कैसे नेता थे, तो बोले बस वो किसी भी तरीके से प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, ये नेताओं में होता है। वो नेता थे, अच्छे नेता थे, लेकिन वो प्रधानमंत्री बनना चाहते थे। भाई कौन नहीं जो राजनीति में है वो देखिए। बुशरा जी, एक बार जगजीवन राम से वाशिंगटन पोस्ट के कॉरेस्पोंडेंट ने पूछा कि व्हाई इंडियन पॉलिटिशियंस आर सो पावर हंग्री। जगजीवन राम ने जवाब दिया, द पॉलिटिशियन हु इज नॉट पावर हंग्री हैज नो बिजनेस टू बी इन पॉलिटिक्स। बोले किस लिए पॉलिटिक्स में आता है पॉलिटिशियन? जी, वो आता है अपने सपनों को जमीन पर उतारने के लिए। और पॉलिटिशियन कौन होता है? वो जो सपने देता है देश की जनता को, उसके भविष्य में, उसके जीवन के बारे में वो उन्हें जमीन पर कैसे उतारेगा जब तक उसके हाथ में पावर ना हो। वो समरसता, समानता, लोगों को बराबर के अधिकार राहुल गांधी कैसे देंगे अगर उनके हाथ में सत्ता नहीं है, अगर उनके हाथ में पावर नहीं है? तो किस प्रकार से वो जो पिछड़ा वर्ग है, जो अनुसूचित जनजाति लोग हैं, दलित लोग हैं, अनुसूचित जाति के लोग हैं, उनके साथ न्याय कैसे करेंगे? इसके लिए पावर का रहना जरूरी है। तो इसलिए चौधरी चरण सिंह की छवि को मुझे लगता है जी बुशरा जी बताएं। आप जो बात यहाँ पर जी आप जो यहाँ पर बातें कह रहे हैं, और खासतौर पर जो आप कह रहे हैं कि भाई सत्ता में अगर नहीं रहेंगे तो कैसे आप ये तमाम चीजें करेंगे, पावर में रहना जरूरी है। लेकिन किस तरह से पावर हंग्री आज के नेता हो गए हैं और किसी भी तरीके से वो सत्ता में रहना चाहते हैं, इसको लेकर भी राहुल गांधी ने अपने इंटरेक्शन में अपनी इस बात को रखा है और सवाल पूछा है। बिलाल जी, मैं आपके पास आऊं, उससे पहले मैं सुनाना हाँ बात पूछिए आप, दिखाइए पहले राहुल। मैं वो दर्शकों को सुनाना वो सुनाना चाहूंगी दर्शकों। ये मतलब हमारे जो पॉलिटिशियंस है, काफी लोगों को ये हो जाती है कि बस बनना ही बनना है। हाँ, मतलब सब कुछ कॉम्प्रोमाइज करके बनना है। मैं आपको कह रहा हूँ, आपकी पूरी जो स्ट्रेंथ है जो किसी के पास नहीं है, वो ये है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। इससे सामने वाले सब खलास हो जाते हैं। बट ये होता क्यों है कि मतलब इतनी इम्पेशंस हो जाती है कि बस हर हालत में ही, मतलब काफी पॉलिटिशियंस ऐसे होते हैं। आज़ादी के फौरन बाद तो राजनीति एक तरह से कर्तव्य था और लोग करते थे उसको उस तरह, फिर ये प्रोफेशन हो गया और अब ये बिजनेस हो गया है। आप जम्मू कश्मीर में जब थे जी, मतलब बड़ा कॉम्प्लिकेटेड टाइम था, बहुत कॉम्प्लिकेटेड। उसके बारे में आपकी क्या राय है? क्या मेरी ये राय है कि जम्मू कश्मीर को आप जबरदस्ती या फौज से ठीक नहीं रख सकते हैं। वहाँ के लोगों को जीत के आप कुछ भी कर सकते हैं और वहाँ के लोग एमिएबल हैं, ऐसा नहीं कि इम्पॉसिबल है। मैंने तो देखा, मैंने उनको अपने साथ किया। आपने अंदर से डिटेल से देखा, सोल्यूशन वहाँ किस बेसिस पे आएगा? इमीडिएटली तो उनकी स्टेटहुड वापस करना चाहिए। उनको इतना 370 नहीं चुभा जितनी स्टेटहुड लेकर यूनियन टेरिटरी बनाना चुभा। और यूनियन टेरिटरी इन्होंने किस लिए बनाया, जो मुझे लगता है, मुझे नहीं बताई वो बात, इनको ये अंदाजा था कि पुलिस रिवोल्ट कर जाएगी, जबकि ऐसा नहीं था। पुलिस इतनी फेथफुली रही भारत सरकार के साथ कि ईद का महीना था, एक सिपाही ने छुट्टी भी नहीं मांगी, वहीं लाइन में रहे। तो एक तो स्टेटहुड और उनका प्रॉमिस भी है अमित शाह का हाउस में, उसको इमीडिएटली वापस करना चाहिए। और फिर तो अभी आपने सुना कि किस तरह से उन्होंने कहा कि कैसे भी करके सत्ता में बने रहना चाहते हैं, आखिर इतने पावर हंग्री क्यों हैं। तो सत्यपाल मलिक को आपने सुना कि उन्होंने कहा कि पहले
कर्तव्य हुआ करता था, लेकिन अब जो है वो बिजनेस एक तरह से बन गया है। जम्मू कश्मीर को लेके भी जो बेहद अहम सवाल है वो पूछा गया है कि आखिर जम्मू कश्मीर के लोग क्या सोचते हैं 370 के हटने के बाद, वो क्या सोचते हैं, और स्टेटहुड जब उनसे छिन गया तो क्या सोचते हैं, वो तमाम बातें भी आपने यहाँ पर सुनी है। बिलाल साहब, आपकी प्रतिक्रिया। लेकिन बुशरा जी, मैं कहना चाहूंगा, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट किसने किया? इम्प्लीमेंट तो इसको सत्यपाल मलिक ने ही किया ना। सवाल ये है कि जो ये कश्मीर का फार्मूला जो था, ये इम्प्लीमेंट किसने किया? ये इम्प्लीमेंट तो सत्यपाल मलिक ने ही किया ना। और वो जो कह रहे हैं कि राजनीति आज की, वो बिल्कुल, उन्होंने बात बिल्कुल सही कही। पहले कर्तव्य था, फिर राजनीति, फिर प्रोफेशन बना, अब बिजनेस हो गया है। बट हु मेड इट बिजनेस? आप तो खुद बीजेपी में रह करके राज्यपाल का पद आपने ग्रहण किया, और अब भी आप बात खुल करके नहीं कह पा रहे हैं। अब भी आप बात जो है वो खुल करके नहीं कह पा रहे हैं। मेरा ऑब्जेक्शन ये है, उनमें SYS वाले अगर गुण होते, डॉक्टर लोहिया के अगर वो सगे असली चेले होते, चौधरी चरण सिंह की विरासत के अगर वो अलंबरदार होते, तो आज जो राहुल गांधी जिसकी अपेक्षा कर रहे थे मेरी राय में, वो खुलकर के बातें पूरे देश की जनता के समक्ष रखते। कोई और बात नहीं कर रहा था उनसे। देश के विपक्ष का सबसे बड़ा नेता राहुल गांधी बात कर रहा था। इवन देन he sought a protected atmosphere. This is my objection, Bushra. ओके, ठीक है। आपकी अपनी बात है, आपने अपनी राय रखी है। बिलाल जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, कश्मीर के सिलसिले में जो सतपाल मलिक ने साहब बात रखी, ये वही फलसफा है जो एक समय में अटल बिहारी वाजपेयी के मुख से हमें सुनने को मिलता था कि कश्मीरियत, जमहूरियत और कश्मीरियत और जमहूरियत, ये वो उस फलसफे की बात की है उन्होंने। दरअसल मैं थोड़ा सा यहाँ पर स्लाइटली डिफर होना चाहूंगा। इम्प्लीमेंटेशन के टूल जरूर है, सतपाल मलिक जी नीति निर्धारक नहीं है। वो नीतिगत फैसला था सरकार का, उसके टूल है सतपाल मलिक साहब एज ए गवर्नर, उस नीति के नीति निर्धारक नहीं है। ये मैं थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंस करना चाहूंगा कपूर साहब से। कपूर साहब मेरे सम्मानित जी, अब मैं उनका सम्मान करता हूं। मेरा थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंस ये है कि ये फैसला नीतिगत फैसला था, सरकार का फैसला था, और सरकार के फैसले को एक मैकेनिज्म के फॉर्म में एग्जीक्यूट कराने में उनका रोल था, वो नीति निर्धारक नहीं थे। ये डिफरेंस मैं थोड़ा सा यहाँ क्लियर करना चाहूंगा। अब मैं आता हूँ, आपने जो भारत और इंडिया वाली बात की, बुक्स हमारी पाठ्यक्रम में बदलने की, तो मैं यहाँ एक थोड़ा सा टच एंड गो करते हुए आगे बढ़ूंगा, और मैं चाहूंगा कि इस पॉलिटिकल साइंस को हमारे दर्शकों तक पहुंचे। देखिए, एटलीस्ट ये गनीमत तो है कि जो लोग देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते थे, वो कम से कम भारत पे तो एग्री हो गए, भारत नाम रखने पर एग्री हो गए। मेरा ख्याल है आप इसका सेंस समझ गए होंगे। मैं आगे चलता हूँ। देखिए, मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि जो पुलवामा वाली बात की थी, बालाकोट वाली बात की थी, उस नैरेटिव को भी समझने की जरूरत है कि पुलवामा और बालाकोट पर जाने की जरूरत क्यों पड़ी थी। दरअसल उसके जो रिवर्स नैरेटिव था देश के अंदर, वो ये था राफेल पर कि चौकीदार चोर है। राहुल गांधी ने ये नैरेटिव हिंदुस्तान के अंदर सेट कर दिया था कि चौकीदार चोर है, और राहुल गांधी ने टेस्ट पिच पर मोदी जी को घेर लिया था। इसलिए मोदी जी को अपनी चिर परिचित शैली में, उस अंदाज में जाना पड़ा पुलवामा बालाकोट पर, जिसका जिक्र सतपाल मलिक साहब ने कहा कि उन्होंने उस माहौल को एनकैश कर लिया। तो मैं यहाँ ये कहना चाहता हूं कि परिस्थितियों को, स्थितियों को और भावनाओं को राजनीतिक रूप से दोहन करने की जो कला है, वो मोदी जी जानते हैं। यानी कि सिचुएशन, इमोशन एज वेल एज सर्कमस्टांसेस, उसको जो एक्सप्लॉइट करने की जो जिस कला का नाम है, वो मोदी जी जानते हैं, और उसी का जिक्र उन्होंने यहां पर किया। मैं बार बार आपको एक बात और याद दिलाना चाहता हूं, इस बॉडी लैंग्वेज से जो मैंने महसूस किया है सतपाल मलिक जी की, वो बहुत ही कॉशियस होके बोल रहे हैं। सतपाल मलिक साहब कॉशियस होके जरूर बोल रहे हैं, लेकिन किसी बात को छुपा नहीं रहे। और मैं थोड़ा सा यहाँ ये भी कहना चाहूंगा कि जो बात उन्होंने चौधरी चरण सिंह जी को लेकर कही, वो उनकी एक रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग है, वो उनका एक ऑब्जर्वेशन है चौधरी चरण सिंह जी पर,
और फाइनली वो बात साबित भी हुई कि चौधरी चरण सिंह जी ने परिस्थितियों का लाभ उठाया और प्रधानमंत्री बने। तो वो एक सिचुएशन का पर ऑब्जर्वेशन है। यकीनन सतपाल मलिक जी से के ज्यादा रिश्ते हैं कपूर साहब से, उनके क्लासमेट भी रहे हैं और उस विश्वविद्यालय में पढ़े। मैं भी उस शहर से आता हूं। जब ये 73 का वाकया है और 74 में खुद चौधरी चरण सिंह जी ने उनको बुलाया था और अपनी पार्टी की बागडोर सौंप दी थी और जनरल सेक्रेटरी बना दिया था। इसका जिक्र उन्होंने खुद भी किया इस इंटरव्यू के माध्यम से। बहरहाल ये एक लंबा विषय है, मैं उस विषय पे दोबारा आता हूं कि ओवरऑल बिलाल जी उनको यूपी लोकदल का या यूपी बीकेडी का जनरल सेक्रेटरी बनाया था। ऑल इंडिया का 74 में चौधरी साहब ऑल इंडिया का नहीं कहा मैंने, वर्ड यूज नहीं किया पुलिस। नहीं 73 तक तो बीकेडी थी, 74 में लोकदल बनाया। जी चलिए ठीक है, दिसंबर 74 में लोकदल बना। मैं आपसे सवाल ले लेती हूँ। इस थोड़े डिस्कशन को मैं थोड़ा दूसरी तरफ लेकर जाना चाहूंगी, क्योंकि यहाँ पर प्रियंका गांधी की बात कीजिए जनाब। जी। तो अगर हम यहाँ पर बात करें खास तौर पर राहुल गांधी ने जो यहाँ पर कहा है, खास तौर पर मीडिया की मैं यहाँ पर बात करना चाहूंगी कि कैसे मीडिया इस टाइम इजराइल कर रहा है लेकिन मणिपुर की बात नहीं कर रहा है। वो जब पुलवामा की बात होती है तो अतीक अहमद का मामला आ जाता है, जब सत्यपाल मलिक का इंटरव्यू होता है, लेकिन वो उसकी बात नहीं करते हैं। ये भी उन्होंने कहा है यहाँ पर कि कैसे उस सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जा सकता है, और उन्होंने ये भी कहा है विपक्ष के लिए और हम जैसे लोगों के लिए अगर कोई एक चीज बची है जनता के बीच में, जनता तक पहुंचने के लिए, तो वो सिर्फ सोशल मीडिया है, क्योंकि जो सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया है वो सब तो सरकार की चरण वंदना में लगा हुआ है। तो ये आप ये देखिए कि इतनी माइन्यूट और इस तरह की डिटेल और उन तमाम चीजों पर भी बात की जा रही है और ये बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया, राहुल गांधी ने ये कहा कि मेरे तो चैनल को सबको शैडो बैन एक तरह से किया गया, लेकिन जो लोग मेरी बातें करते हैं यानी कि ऑल्टरनेटिव मीडिया जो है उसके जरिए कम से कम लोगों तक बात पहुंच रही है। तो यहाँ सत्यपाल मलिक, राहुल गांधी, ऑल्टरनेटिव मीडिया, सोशल मीडिया, इन सबकी ताकत को पहचान रहे हैं और उन्हें पता है कि यही एक वाहिद जरिया है लोगों तक पहुंचने का, उनकी बातों को पहुंचाने का। जी बुशरा साहब बिल्कुल आप ठीक फरमा रही हैं। मैं आपकी बात से पूरी तरह असहमत हूं, लेकिन यहाँ पर समझने की बात यह है कि सोशल मीडिया आज रेलिवेंट क्यों हुआ, क्योंकि जो मेन स्ट्रीम मीडिया, जो सो कॉल्ड मीडिया अपने आप को कहता है, उसने जो इस देश के अंदर अपनी क्रेडिबिलिटी के साथ खिलवाड़ करी है और हिंदू मुस्लिम करके उन्होंने देश को एक गलत डायरेक्शन पे ले जाने की कोशिश की है। उसी के कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने ये कहा था मलिक साहब ने कि लोगों ने आज टेलीविजन देखने बंद कर दिए। तो ये मेन स्ट्रीम मीडिया ने ही अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है, इसलिए आज सोशल मीडिया रेलिवेंट हो गया। और मैं तो यहां तक कहने को तैयार हूं कि आज का सोशल मीडिया ही मुख्य धारा का मीडिया है। इसलिए मैं आपको फिर बार बार मेरे वर्ड्स को कैच करने की कोशिश की है। आज का जो डिजिटल प्लेटफॉर्म मीडिया वही मुख्य धारा का मीडिया है और लोग उसको मुख्य धारा मीडिया जिसको कहते हैं फ्लोरोसेंट चैनल, चमकीले चैनल, उनको देखना पसंद नहीं करते। इसलिए जो डिजिटल प्लेटफॉर्म की टीआरपी बहुत ज्यादा हाई है, 50-50 लाख लोग पर डे इसको देखते हैं। देखिए मैं किस लिए पुलवामा वाले कॉन्टेक्स्ट में राफेल वाला इशू कोट कर रहा था, मैं लॉन्ग टर्म पॉलिटिक्स को ड्राइव करना चाह रहा हूं। इस क्वेश्चन से काफी सेंसिटिव बात कहने जा रहा हूं ताकि दर्शकों को तक आपके चैनल के माध्यम से बात पहुंचे। बार बार जो मैं आपको ये बात कह रहा हूं कि आज मणिपुर का जो इशू बार बार लाके खड़ा किया जा रहा है, उसमें मोहन भागवत जी को जो बयान है उसमें कहा कि आखिर इसे कौन करा रहा है, इसमें विदेशी शक्तियों का हाथ हो सकता है। तो इसके डिजाइन को समझने की जरूरत है, इसकी इंटेंसिटी को समझने की जरूरत है, इसकी दिशा को समझने की जरूरत है कि अगर 2024 के अंदर फिर एक और नैरेटिव विदेशी शक्ति यानी कि चाइना की तरफ या म्यांमार की तरफ इशारा हो रहा है, अगर देश 2024 के चुनाव में इस तरह का कोई नैरेटिव आता है तो उससे पहले ही सत्ता पक्ष को यानी कि विपक्ष को अपना एक नैरेटिव देना होगा, देश के अंदर एक एडवांस नैरेटिव स्टैब्लिश करना होगा। उसी की जिज्ञासा मेरे को राहुल गांधी के नजर आ रही है। वो दूर तक देख रहे हैं कि अगर मैंने इस नैरेटिव को स्टैब्लिश नहीं किया, ओबीसी के नैरेटिव को, ना हो सकता कि डिस्ट्रैक्शन के होते हुए सत्ता पक्ष फिर कोई नैरेटिव स्टैब्लिश कर दे। चौकीदार चोर हो के मुकाबले फिर कोई
पुलवामा और बालाकोट का नैरेटिव स्टैब्लिश हो जाए। ये मैं बात कहना चाह रहा हूं, इसलिए राहुल गांधी के अंदर पूरी जिज्ञासा नजर आती है इस नैरेटिव को एसेट करने के लिए। जी बिल्कुल। और यहाँ पर बात प्रियंका गांधी की भी करनी चाहिए, क्योंकि प्रियंका गांधी आज झुंझुनू में थी, राजस्थान में थी, और जहां एक तरफ राहुल गांधी यहाँ पर जो इंटरव्यू उनका यूट्यूब पर आया और सब लोगों ने उस इंटरव्यू को वो देख रहे हैं, हजारों लोग अब तक देख चुके हैं इस इंटरव्यू को, जो मामला जो तमाम बातें वो यहाँ पर उठा रहे थे उसी से मिलती जुलती बातें उन्होंने झुंझुनू में राजस्थान में आज उठाई। अडानी की उन्होंने बात की किस तरह का 8,000 करोड़ का जो प्लेन है जिसमें बैठते हैं प्रधानमंत्री, उसकी उन्होंने बात की है। उन्होंने बात की किस तरह से 20,000 करोड़ पे खर्च करके नई संसद बनाई गई है, लेकिन किसानों के लिए उनके पास पैसे नहीं है, उनके कर्ज माफी के लिए पैसे नहीं है। जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उनके किस तरह से लोन माफी की जा रही है, उनको लोन दिए जा रहे हैं, उसकी बात उन्होंने की है। और खास तौर पर जब अशोक गहलोत बोल रहे थे और प्रियंका गांधी ने बात में उस बात को रखा कि कैसे पहले सिर्फ उज्ज्वला योजना के तहत जो चीजें, जो सिलेंडर दिया जाता था 500 रुपए का, वो अब नॉर्मल यानी कि सबको अब दिया जाएगा। 10,000 रुपए हर साल औरतों को दिए जाएंगे, महिलाओं को दिए जाएंगे, और मोबाइल तो पहले से ही दिया जा रहा है। यानी कि जो आधी तकरीबन जो आबादी है राजस्थान की, जो कि महिला हैं, उन पर कहीं ना कहीं इस बार पूरी तरीके से निगाह है। इसीलिए तीसरी ये सभा थी प्रियंका गांधी की आज राजस्थान में। और ये भी मैं आपको बता दूं कि बड़ी तादाद में उस रैली में झुंझुनू की महिलाएं मौजूद थी। आपसे मैं जानना चाहूंगी राकेश कपूर जी, प्रियंका गांधी के इस बयान को और जिस तरह से पूरी सियासत आप फिलहाल देख रहे हैं, कल जिस तरह से जीजी से जाके मुलाकात की, भारतीय जनता पार्टी के कई नेता आज जो हैं एक्स एमएलए और एमएलए आज शामिल हो गए कांग्रेस में, तो क्या आपको लग रहा है जो पैटर्न है वो पूरा चेंज है और बार बार प्रियंका गांधी की वहां पर सभाएं, यानी कि कहीं ना कहीं वो जो महिलाएं हैं जिनको सबसे ज्यादा, जिनसे सीधे तौर पर संवाद करती हैं प्रियंका गांधी, उन्हीं का नाम ले लेकर मेरी बहनों करके बात करती हैं वो, क्या आपको लग रहा है वो चीजें हिट कर रही हैं, उसका कोई असर देखने के लिए मिलेगा? बुशरा जी, आज की जो प्रियंका गांधी की झुंझुनू की स्पीच है, मुझे लगता है कि जो इस दौर की राजनीति है, उस राजनीति में एक उठते हुए राजनेता की ऐसी तकरीर है कि जिसको जो भी सुनेगा, गालिब का वो शेर है ना कि देखिए तकरीर की लज्जत की जो उसने कहा, मैंने ये समझा कि गोया ये भी मेरे दिल में है। उन्होंने आज एक बहुत ही सुलझे हुए राजनीतिज्ञ की रूप में आम जनता से कनेक्ट किया है, उसके दिलों में उतरने का प्रयास किया है। और प्रियंका गांधी आज जो झुंझुनू की जनता है उसके दिलों में उतर गई होंगी, ऐसा मुझे यकीन है, ऐसा मेरा विश्वास है। क्योंकि आज के दौर में इस प्रकार का भाषण देना ये भी एक कला है। आज का प्रियंका गांधी का भाषण इज ए क्लासिक स्पीच, और ये लोगों को सीखना चाहिए कि आज के इस दौर में भी किस प्रकार से जनता के मुद्दे जनता के दिल में उतारने के तौर पर खड़े किए जा सकते हैं। उन्होंने सबसे ज्यादा जोर रोजगार पर दिया। मैंने पूरी स्पीच सुनी प्रियंका गांधी की और मुझे लगा कि आज एक बहुत सुलझा हुआ राजनीतिज्ञ बोल रहा है आज के दौर का। और दूसरे राजनेताओं को भी ये सीखना चाहिए कि शांत भाव में रह करके बिना किसी उत्तेजना के किस प्रकार से जनता के मुद्दे जनता के पास पहुंचाए जा सकते हैं, उनकी दिल की, उनके गले की आवाज को अपनी आवाज बनाया जा सकता है। लोकतंत्र में नेता कौन होता है? जो लोगों की आवाज को अपनी आवाज में बोलता है, और वो आवाज इको करनी चाहिए जनता से। आज प्रियंका गांधी जो बोल रही थी, वो जिस प्रकार से लोग तालियां बजा रहे थे, ये लग रहा था कि प्रियंका गांधी आज लोगों की आवाज बोल रही है। उन्होंने जिस प्रकार से ये तो सारी जो योजनाएं हैं वो तो हैं अपनी जगह, उनके बारे में पहले मैं बता चुका हूं। राजस्थान में जो भी गहलोत सरकार ने किया है वो शायद किसी दूसरे राज्य की सरकार ने नहीं किया, और उनकी योजनाएं बड़ी इनोवेटिव हैं। और राजस्थान को
एक अच्छा भविष्य देने वाली हैं, राजस्थान की युवा पीढ़ी को अच्छा भविष्य देने वाली है, किसानों को अच्छी देने वाली है, जो गरीब और मध्यम वर्ग के लोग हैं उनके लिए बहुत अच्छी है। लेकिन प्रियंका गांधी के आज के तेवर देख कर के निश्चित मानिए मुझे ये लगा है कि वे एक पूरी परिपक्व राजनीतिज्ञ है और जनता से संवाद करना जानती हैं, जो लोकतंत्र में होना चाहिए, जिसकी अब बहुत ज्यादा कमी महसूस की जाती है आज के राजनीतिज्ञों में। वो एक जो है वो एक शायरा का शेर है, जो खानदानी रईस हैं वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना। जो खानदानी रईस हैं वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना, और तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी शोहरत नई नई है। ये जो है ना, ये प्रियंका गांधी का, ये एक खानदानी जो राजनीतिज्ञ होता है, जिसकी रगों में राजनीति दौड़ती है, वो किस प्रकार से लोगों को संबोधित करता है, बिना किसी उत्तेजना के, बिना किसी मिर्च मसाले के, किस प्रकार लोगों के मुद्दे उठाता है, उसका उदाहरण है। दिस इज द बेस्ट स्पीच डिलीवर्ड बाय प्रियंका गांधी सो फार इन द इलेक्शन एरिना ऑफ राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना एंड मध्य प्रदेश। आई थिंक दिस इज द बेस्ट स्पीच। यस, ओके। तो आप कह रहे हैं कि अब तक की सबसे अच्छी स्पीच है। मैंने भी वो पूरी उनके भाषण को उनके भाषण को मैंने पूरा सुना, और जिस तरह से, आखिरी सवाल आपसे बिलाल साहब, फिर मैं शो को वाइंड अप करूंगी, कि जिस तरह से प्रियंका गांधी सीधे तरीके से संवाद करती हैं, सवाल करती हैं, जवाब लेती हैं, और खासतौर पर महिलाओं से जिस तरह से बात करती हैं, और वो कभी ये नहीं कहती कि हम जो कह रहे हैं उस पर आप यकीन कर लें। जैसे कि हम ये देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता, खासतौर पर हमारे प्रधानमंत्री जो हैं, वो ये कहते हैं कि जो उन्होंने कह दिया बस वो पूरा होने वाला है, क्योंकि ये मोदी कह रहा है। ये उनको वो बार बार कहते हैं, और एक अकेला सब पे भारी की वो बात करते हैं। प्रियंका गांधी कह रही हैं कि आपके पास इंटरनेट से लेकर तमाम चीजें मौजूद हैं, जो मैं कह रही हूं उसको आप जांचिए, परखिए, देखिए, उसकी सच्चाई जानिए, और उसके बाद ही हमारे ऊपर यकीन करिए। इस तरह की जो जिस तरह से वो बेबाकी से या साफगोई से जिस तरह से वो बात करती हैं, या फिर राहुल गांधी भी इसी तरह से बात करते हैं, ये विलय ही देखने के लिए मिलता है। आजकल तो नेताओं में छल, कपट, झूठ, साम दाम दंड भेद की सियासत, इसके अलावा कुछ और नजर नहीं आता। देखिए बुशरा साहबा, बिल्कुल आप ठीक फरमा रही हैं, और कपूर साहब ने जितनी खूबसूरती से प्रियंका गांधी के बारे में कहा, मैं उनसे सहमत हूं, और उन्होंने बहुत खूबसूरत अंदाज में जो डिपिक्शन किया उनके चरित्र, उनके भाषण का। यकीनन आज प्रियंका गांधी का जो भाषण था वो अपने आप में कमाल का था, और वो बताता है कि प्रियंका गांधी की भाषा पे जो पकड़ है, राजनीति की जो समझ है, और मुद्दों की जो प्रासंगिकता राजनीति में होना चाहिए, बुनियादी मुद्दों की, महंगाई और बेरोजगारी की, वो कितनी आज के समय में वो कितनी महत्वपूर्ण है, उस पर उन्होंने फोकस बना के रखा। या ये कहिए कि एक तरह से प्रियंका गांधी के आज भाषण के अंदर एक तरह से इंदिरा गांधी झलक रही थी, जो इंदिरा गांधी अपने एक समय में जो जिस खूबसूरती से लोगों से संवाद स्थापित करती थी, जिस खूबसूरती से लोगों से कनेक्ट करती थी, जिस अंदाज में लोगों से बात किया करती थी, और जिस खूबसूरती से अपने विषय को जमीन तक पहुंचाती थी, लोगों तक पहुंचाती थी, उसकी सारी बानगी आज प्रियंका गांधी के भाषण में नजर आ रही थी। और वो बार बार लोगों को यही याद दिला रही हैं कि देखिए, आपके लिए आपके जो बुनियादी मुद्दे हैं, महंगाई और बेरोजगारी, इससे अगर आपने मुंह मोड़ा तो इसके लिए सफर भी भविष्य में आप ही करेंगे। इसलिए वो बार बार उनको आगाह कर रही हैं, चेता रही हैं, और एक पॉजिटिव फॉर्म में, एक सकारात्मक अंदाज में लोगों को समझाने की कोशिश कर रही हैं कि अपने बच्चों की शिक्षा के बारे में, अपने बच्चों के भविष्य के बारे में, अपने बारे में, व्यवस्था की जो दिक्कतें हैं, जो दबाव है, उसको समझने की कोशिश करो, और पॉलिटिक्स को एक पॉजिटिव फॉर्म में
मुद्दों पे स्थापित करने की जो उन्होंने एक पहल हिंदुस्तान के अंदर एक महिला होने के नाते की है, वो अपने आप में यकीनन लाजवाब थी। ये कहिए कि आज यकीनन प्रियंका गांधी कांग्रेस पार्टी का सबसे बड़ा एक प्रचार का चेहरा बन चुकी है और राहुल गांधी कांग्रेस के कद्दावर नेता बन चुके हैं और नीति निर्धारक बन चुके हैं। तो दोनों का कॉम्बिनेशन आज हमें नजर आया और साथ ही साथ प्रियंका गांधी के भाषण में जो एक एग्रेसिवनेस थी, जो एक आक्रामकता थी, वो भी अपने आप में काबिल तारीफ। जी बिल्कुल, वो भी और यही वजह है वो भी बड़ी और जो और आक्रामकता थी, मेरठी जो हफीज जो मेरठी ने एक आक्रामकता खूबसूरत थी। हाँ हफीज बोले मेरठी का शेर एक सुनाए शेर पहले, है। हफीज हाँ, हफीज जी, मेरठी साहब का एक शेर है कि असर हुआ तो ये मेरी तकरीर का कमाल न था, मेरा खुलूस मुखातिब था, मैं कहाँ बोला। तो जब आपकी जो मंशा होती है, जो इंटेंशन होती है, जब उसमें सफाई होती है तो बात दिलों तक पहुंच। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खूब। जी आप कुछ कहना चाहते राकेश कपूर जी? मैं वाइंड अप करूंगी शो। नहीं नहीं, मैं ये कह रहा था उनके भाषण में आज आक्रामकता कहना गलत होगा। मैं जो अपने बिलाल की बात से इससे थोड़ा सा सहमत हूँ। आक्रामक नहीं थी आज प्रियंका गांधी। बिना आक्रामक हुए, बिना आक्रामक हुए उन्होंने अपनी बातों को जिस पुरजोर ढंग से रखा ना, वो कमाल है आज की राजनीति में। आप मध्य प्रदेश में देख लीजिए किस किस प्रकार के लोग भाषण दे रहे हैं। राजस्थान में देख लीजिए दूसरी पार्टियों के कैसे भाषण देते हैं कि दूसरे अपने विरोधी को एकदम दुश्मन। वो उन्होंने नीतियों पर बात की, वो वहां पर बात खींच करके लाई कि कांग्रेस कहां खड़ी है, बीजेपी कहां खड़ी है, कांग्रेस का चुनावी सिद्धांत क्या है, और उन्होंने बताया कि लोकतंत्र में चुनाव का महत्व क्या है। लोकतंत्र लोगों को मजबूत बनाने की प्रणाली है। उन्होंने ये नहीं कहा कांग्रेस को वोट दीजिए, उन्होंने कहा कि खुद को मजबूत बनाइए और जो पार्टी आपको मजबूत बनाने की जिसकी नीतियां हैं उसको वोट दीजिए। तो लोकतंत्र का यही मतलब है। इसीलिए मैंने कहा आज की स्पीच प्रियंका गांधी की क्लासिक स्पीच है। जी बुशरा जी बिल्कुल बिल्कुल, जाहिर सी बात है, और ये लोकतंत्र है। हम एक दूसरे से इत्तेफाक और ना इत्तेफाकी दोनों रख सकते हैं। और हमारे दोनों जो है वो सीनियर पैनलिस्ट हैं, दोनों ने अपनी अपनी बातों को यहाँ पर रखा। और तमाम जो लोग भी मौजूद हैं, जो लगातार यहाँ पर लाइव प्रोग्राम में कमेंट भी कर रहे हैं, वो भी अपनी बातों को यहाँ पर रख रहे हैं। और सबको अपनी बातें रखने का पूरी तरीके से अधिकार है, हक है। और यही जो फर्क है, ये ही बताने की जरूरत है जनता को भी कि जब आप एक नेता को चुन रहे हैं, एक सरकार बनाने के लिए जब आप वोट करते हैं, तो आपको ये देखना है अपनी खुली आंखों से, अपने कान खोलकर ये आपको सुनना है कि आखिर कौन आपकी बात कर रहा है। यानी कि जो आपके सरोकार से जुड़ी हुई बातें हैं, जो आपके प्लेट में खाना लाने की, कारोबार की, जॉब की, एजुकेशन की, सिक्योरिटी की, इन सब की बातें कर रहा है, ना कि आपको धर्म की अफीम चटाकर बांटने की बात कर रहा है। आपको किसको चुनना है, ये आपको देखना है। वो फैसला आपके हक में, आपके हाथ में है कि आप किसको चुनते हैं। 3 दिसंबर को सब कुछ साफ हो जाएगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, और शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। आप लगातार डीबी लाइव पर बने रहे, तमाम वीडियोस को देखते